Hello guys, so the topic of this video is determination of market equilibrium. ठीक है. Now, so what we have done so far, we have discussed demand curve. ठीक है. So we have discussed demand curve for an individual consumer. तो individual curve के लिए individual consumer के लिए demand curve कैसा होता है? So this is price, this is quantity, so the demand curve is downward sloping because of law of demand कि everything kept constant as price of a commodity increases its quantity demanded increases. ठीक है. ये सपोज ये एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है. नाउ अगर हम एक कमोडिटी की बात करें, सपोज वी टॉक अबाउट कॉटन, और हम उसका मार्केट डिमांड कर्व निकालना चाहते हैं. सो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर कॉटन. इट इज इजी. मार्केट डिमांड कर्व फॉर कॉटन अगर आपको निकालना हो तो इट इज इजी. तो आप कैसे निकालोगे कि आप हर प्राइस पे क्वांटिटी ऐड करते रहोगे. आप हर प्राइस पे क्वांटिटी ऐड करते रहोगे. फॉर एग्जांपल अगर कॉटन का प्राइस 10 पर यूनिट है तो फर्स्ट कस्टमर ने 5 यूनिट डिमांड किए, सेकंड कस्टमर ने 3 यूनिट डिमांड किए, थर्ड कंज्यूमर ने 8 यूनिट डिमांड किए. तो टोटल 10 पे जो प्राइस आया वो कितना हो गया? 10 पे जो प्राइस है टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 16 हो गई. ठीक है. सो मार्केट डिमांड कर्व सिमिलरली डिफरेंट प्राइसेस के लिए आप ऐसे कर लोगे. ठीक है. तो मार्केट डिमांड कर्व बेसिकली कैसे निकलेगा? सपोज ये कंज्यूमर 1 है, ये कंज्यूमर 2 है, इसका डिमांड कर्व ऐसा है. तो आपने क्या किया, हर प्राइस पे आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, उससे मिला के आपने एक मार्केट डिमांड कर्व बनाया जो कि वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. सो यू हैव डिराइव्ड अ मार्केट डिमांड कर्व विच इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग. बस फर्क क्या है कि अभी तक जो हम बना रहे थे वो इंडिविजुअल कस्टमर का था कि एक कस्टमर का डिमांड कर्व. अब हम मार्केट डिमांड कर्व बना रहे हैं. तो मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी जब आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली क्वांटिटीज ऐड कर रहे हो तो ये कैसा समेशन है? ये हॉरिजॉन्टल समेशन है. तो जब आपने हॉरिजॉन्टली सम किया क्वांटिटीज को तो जो डिमांड कर्व आया हर प्राइस पॉइंट पे वो मार्केट डिमांड कर्व है. ठीक है. उसके बाद सिमिलरली हमने डिस्कस किया सप्लाई कर्व. तो सप्लाई कर्व क्या बोलता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. एंड ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है. लास्ट वीडियो में बताया अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है कि अगर प्रोड्यूसर को प्राइस पर यूनिट ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सेल करेगा, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है. एनालॉगसली हम इसका मार्केट सप्लाई कर्व बना सकते हैं. मार्केट सप्लाई कर्व बना सकते हैं. तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा कि कॉटन सपोज है तो उसके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो हर प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल करने को तैयार है. तो जब आप उससे जो कर्व बनाओगे तो दैट विल बी योर मार्केट सप्लाई कर्व विच विल ऑल्सो बी अपवर्ड स्लोपिंग. मार्केट सप्लाई कर्व विच विल ऑल्सो बी अपवर्ड स्लोपिंग. आई होप दिस इज क्लियर. तो फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व में. जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. जैसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है ऐसे मार्केट सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है. तो एक हम बहुत बड़ा टर्म इसमें यूज कर रहे हैं मार्केट. सो व्हाट इज मार्केट? मार्केट इट इज अ, तो आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी मार्केट में जाते हैं. सो बेसिकली हाउ डू यू define a technical definition? How do you technically define a market? So it is defined as a mechanism. It is defined as a mechanism. It is defined as a mechanism that facilitates. It is defined as a mechanism that facilitates interaction. A mechanism that facilitates interaction between consumers, का दूसरा नाम buyers भी बोल देते हैं उनको, and sellers which are your producers. So basically जिस जगह पे consumers और आपके sellers हैं या buyers आपके consumers हैं, consumers या producers इंटरैक्ट करें या buyers and sellers इंटरैक्ट करें, उस जगह को अब जरूरी नहीं है ना कि वो एक फिजिकल प्लेस हो. तो आपके जो है आप घर बैठे बैठे भी आप जो है अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो तो अमेजोन इज ऑल्सो मार्केट प्लेस. इट इज एन ई मार्केट प्लेस. ठीक है. तो एक मैकेनिज्म जिसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं वो मार्केट है. उस मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होता है किसी कमोडिटी का,
उस मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होता है किसी कमोडिटी का, तो ठीक है, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होता है कमोडिटी का, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? इट इज द प्राइस at which quantity demanded by the consumers. It is the price at which quantity demanded by the consumers is equal to the quantity supplied by the producers। जिस प्राइस पे कंज्यूमर्स जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स उस प्राइस पे उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हैं, वो जो प्राइस है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने आपको बहुत बार बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम बेसिकली मीन्स a state of rest, which means that a state from which market would not like to move away। ठीक है, कि वो उस पोजीशन से मार्केट के पास डिविएट करने की कोई टेंडेंसी या इंसेंटिव नहीं होता है, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, so let us understand this clearly with the help of a diagram and a table। Suppose we are talking about a commodity है कॉटन। उसका प्राइस, उसका मार्केट डिमांड यानी कि सारे कंज्यूमर्स का डिमांड, मार्केट सप्लाई, and let us discuss उसका आउटकम। सपोज प्राइस 15 पर यूनिट है, उस प्राइस पे कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग 1 यूनिट, प्रोड्यूसर्स 3 यूनिट देने को तैयार है, यानी कि इस केस में क्या है, एक्सेस सप्लाई है। सपोज प्राइस 10 पर यूनिट है, सारे कंज्यूमर्स मिला के 2 यूनिट लेने को तैयार है, सप्लाई भी 2 यूनिट है, तो उस केस में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, वो आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। नाउ सपोज प्राइस 5 है, डिमांड 3 है और सप्लाई 1 है, तो इस केस में क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस केस में होता है एक्सेस डिमांड। नाउ लेट अस डिस्कस दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, तो यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड भी होगी और क्वांटिटी सप्लाइड भी होगी। दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। ठीक है, सपोज अगर हमने देखा प्राइस 15 है, प्राइस 15 पर यूनिट है, तो कंज्यूमर्स कितना डिमांड करने को तैयार है, 1, एंड प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई करने को तैयार है, 3। तो यानी कि इस केस में क्या है, एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, जब आपने देखा, ये तो मैंने एक ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल लिया कि 1 3 और 3 1 ही हो गया, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, अगर प्राइस 5 पर यूनिट है तो कंज्यूमर्स 1 यूनिट वो प्रोड्यूसर्स 1 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है और कंज्यूमर जो है आपके 3 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, तो यानी कि इस केस में क्या है, एक्सेस डिमांड है। ठीक है, और जहां पर ये डिमांड और सप्लाई का मिल रहे हैं, वो आपका प्राइस कौन सा है, 10, और जिसपे कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, 2। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। 10 is the equilibrium price and 2 is the equilibrium quantity. So in this case, equilibrium price is 10 and equilibrium quantity is 2. Equilibrium price is 10 and equilibrium quantity is 2. ठीक है,
नाउ लेट अस डिस्कस कि अगर सपोज, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट में, अच्छा अगर अगर हम ये वाली सिचुएशन पे हैं 5 रुपीज़ और 15 रुपीज़ वाली सिचुएशन में, तो मार्केट की हमेशा एक टेंडेंसी रहेगी टू मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट की हमेशा टेंडेंसी रहेगी, मार्केट ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी to move towards market always has a tendency to move towards equilibrium. Let us see why. तो हम वो मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So suppose let us discuss at a price of ₹15. At a price of ₹15 per unit. प्राइस जब भी होगा तो वो पर यूनिट प्राइस होगा. अगर प्राइस 15 पर यूनिट है तो आप देख सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है. क्वांटिटी डिमांड इज 1, क्वांटिटी सप्लाइड इज 3. ठीक है, यानी कि देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ 2 यूनिट्स. तो यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास जो है क्वांटिटी ज़्यादा पड़ी है. ठीक है, उनके पास अपने वेयर हाउस में, अपने जो है फैक्ट्री में, या जहाँ पर भी अपनी दुकान में उनके पास 2 यूनिट एक्सेस सप्लाई है. तो वो, अगर आपके पास एक्सेस सप्लाई है किसी चीज़ की और आप चाहते हो कि वो निकल जाए, तो आप क्या करोगे, उसका प्राइस कम करोगे. ठीक है, उस चीज़ का प्राइस कम करोगे. तो यानी कि जब अगर एक्सेस सप्लाई है, तो हम पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सेलर्स में कंपटीशन होगा प्राइस कम करने का. ठीक है, तो देयर विल बी competition among sellers to sell the अनसोल्ड स्टॉक्स, कि जो अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं हमें उनको सेल करना है. ठीक है, तो अगर सेलर में कंपटीशन है कि भाई बेचो बेचो, तो वो क्या करेंगे, इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा. सो दिस विल रिड्यूस द प्राइस. तो अगर प्राइस कम होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, तो अगर प्राइस 15 था, अब प्राइस कम हो रहा है. तो प्राइस कम हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कि सप्लाई कर्व में हम जो है, सो देयर वुड बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. और अगर प्राइस कम हो रहा है, तो डिमांड कर्व पे आप यहाँ मूव कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ठीक है, तो अगर प्राइस 15 से कम हो रहा है, तो आप सप्लाई का, क्योंकि उसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, तो आप सप्लाई कर्व में मूव करोगे, इसमें शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि उसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है. तो आप सप्लाई कर्व में नीचे मूव करोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. दिस रिड्यूसेस द प्राइस. ठीक है, सो fall in price will result in increase in quantity demanded. क्योंकि अगर प्राइस फॉल होगा तो ऑब्वियसली अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. आपको ये याद रखना है कि मूवमेंट हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसका जो है खुद का प्राइस चेंज हो रहा है. ठीक है, fall in price will result in increase in quantity demanded and a fall in quantity supplied which is called as contraction of supply. तो ये कब तक चलेगा, till quantity demanded quantity supplied के equal नहीं हो जाता at price of rupees 10. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो हम पहले इस पॉइंट पे थे, 15 पे थे, बट 15 इज नॉट इट इज नॉट इक्विलिब्रियम प्राइस, इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि लोगों के पास इट इज एन अनस्टेबल प्राइस, नॉट एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. धीरे धीरे लोगों के पास जो है अब अनसोल्ड स्टॉक्स है, वो उनको बेचना चाहते हैं, तो प्राइस कम करेंगे, तो जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा, जब तक जो है क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई 2 के बराबर नहीं हो जाती प्राइस 10 पर. ठीक है, अब 10 पर आकर कोई डेविएशन का इंसेंटिव नहीं है. ठीक है, अब इसी का हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एट अ प्राइस ऑफ ₹5
तो उसमें उल्टा होगा, एट अ प्राइस ऑफ ₹5, अगर 5 रुपये प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 3 और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 1। तो एक्सेस डिमांड है इसमें कितने यूनिट्स की 2 यूनिट की। तो यानी कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा, तो किसके बीच में कंपटीशन होगा यहाँ पर। सो देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग बायर्स, और अगर बायर्स में होड़ लगी है खरीदने की तो प्रोड्यूसर्स फायदा उठाएंगे इन जनरल भी। तो क्या होगा, देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग बायर्स, सो इट विल पुश अप प्राइस, इट विल पुश अप प्राइस। ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, सो देयर वुड बी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी, विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एंड प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कब तक चलेगा ये, टिल quantity demanded is equals to quantity supplied at price is equals to ₹10। तो अगर आप डायग्राम से देखोगे ऊपर कि अगर सपोज हम 5 रुपए पर थे तो प्रोड्यूसर्स 1 यूनिट देने को तैयार थे, लेकिन कंज्यूमर्स जो है सारे मिला के 3 यूनिट मांग रहे हैं। तो देयर इज कंपटीशन अमंग कंज्यूमर्स, तो कंपटीशन अमंग कंज्यूमर्स की वजह से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कर्व में यहाँ जाओगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, पहले 3 थी अब 2 हो रही है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड अब बढ़ जाएगी। कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक हम प्राइस 10 नहीं अचीव कर लेते और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 2 नहीं अचीव कर लेते। तो 10 रुपये जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये जस्टिफाई करता है कि वाई ₹10 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी इंसेंटिव नहीं है डिविएट करने का, ना ही बायर का ना ही सेलर का। इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ। अब जो भी मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ वो आपने सारे जो है इसी मैकेनिज्म के थ्रू इनको एनालाइज करना है। ठीक है, इसी मैकेनिज्म के थ्रू इसको एनालाइज करना है जो हमने अभी बताया, कंपटीशन अमंग बायर्स, कंपटीशन अमंग सेलर्स। ठीक है, तो द टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ changes in effects of changes in demand and supply, effects of changes in demand and supply on equilibrium price, effects of changes in demand and supply on equilibrium price। ठीक है, तो मतलब कि आपको इक्विलिब्रियम प्राइस गिवन होगा, उसके बाद कुछ ऐसा कोई जो है कुछ चेंज हुआ मार्केट में जिस वजह से आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी हम दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट इज इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, देयर इज, जब मैं बोल रहा हूँ चेंज इन डिमांड, बट देयर इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, देयर इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, विच कैन बी, सो इफ आई से इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में, डिक्रीज इन डिमांड। तो शिफ्ट कब होगा, जब फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होंगे। आपको ये याद होना चाहिए, शिफ्ट कब होता है, व्हेन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट एंड देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड वाला केस आप खुद ही जो है एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है और नोट्स में भी ये दे रखा है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस ए, इंक्रीज इन डिमांड। तो बेसिकली क्या है कि ये आपका प्राइस एंड यहाँ पर क्यू लिखोगे तो उसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों है। तो दिस इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और आपको पता है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो हम इसको स्टार से डिनोट कर देते हैं, टू डिनोट दैट दीज आर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या हुआ कि देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब सपोज जो है सपोज ये अभी ये हो गया, ये अफवाह फैल गई कि आगे जाके जो है
आगे जाके इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसकी डिमांड आज बढ़ जाएगी, उसका खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ, आपको ये याद रखना है, उसका खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ, कोई किसी और फैक्टर से हर प्राइस पे जो डिमांड है वो बढ़ गई। पहले डिमांड डी कर्व से थी, अब वो डी प्राइम कर्व से है, ठीक है। तो अब इम्पैक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, ऐसे जैसे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि पहले इक्विलिब्रियम प्राइस P1 स्टार था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 स्टार थी, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई Q2 स्टार हो गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया P2 स्टार हो गया, ठीक है। अब हमें इसका मैकेनिज्म एनालाइज करना है, अब हमें इसका मैकेनिज्म एनालाइज करना है, ठीक है। सप्लाई कर्व पे तो शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या हुआ कि डिमांड कर्व बढ़ा, ठीक है, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ। तो अगर प्राइस सपोज P1 स्टार ही रहता, एट अ प्राइस ऑफ P1 स्टार, अगर प्राइस P1 स्टार ही रहता तो पहले तो उस पर डिमांड जो थी Q1 स्टार थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे कि क्या होगी, उस पर हम इतना डिमांड कर रहे हैं, आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, सपोज मैं इसका कुछ और नाम दे देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ Q3, ठीक है। तो सी एट अ प्राइस ऑफ P1 स्टार, P1 स्टार पे इनिशियली क्या है, इनिशियली तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो इनिशियली क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड विच इज इक्वल टू Q1 स्टार, ठीक है। क्योंकि उस पॉइंट पे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो उस पर जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है, और वो कितनी है, Q1 स्टार के बराबर है, ठीक है। लेकिन विद इंक्रीज इन डिमांड, लेकिन जब अब डिमांड का शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आप देखोगे कि P1 स्टार पे प्राइस, तो प्राइस अगर P1 स्टार ही है तो क्वांटिटी डिमांडेड अब कितनी हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड अब हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q3, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q3, ठीक है। क्योंकि अब आप Q3 क्वांटिटी उस प्राइस पे डिमांड कर रहे हो, क्योंकि अब आपका डिमांड कर्व D नहीं है, आपका डिमांड कर्व D प्राइम है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड Q1 स्टार ही है, क्योंकि सप्लाई कर्व नहीं चेंज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड अभी भी Q1 स्टार है। तो यानी कि आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो और क्वांटिटी सप्लाइड कम है, तो क्या हुआ इस केस में, तो देर इज एक्सेस डिमांड, देर इज एक्सेस डिमांड। तो अगर एक्सेस डिमांड हुआ तो वही मैकेनिज्म आ जाएगा, एक्सेस डिमांड है तो देर इज एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, देर इज कॉम्पिटिशन, देर इज कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स, कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स की वजह से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अब मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में और सप्लाई कर्व में, प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करती है और क्वांटिटी सप्लाई राइज करती है, सो दैट मीन्स देर इज contraction in demand, there is contraction in demand and extension in supply, contraction in demand and extension in supply, ठीक है। तो डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हम ऊपर हम यहाँ जाएंगे, सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन हो रहा है, तो हम इधर जाएंगे जब तक जो है आपका प्राइस P2 स्टार नहीं आ जाता, जो कि नया इक्विलिब्रियम प्राइस है और जिस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड Q2 स्टार है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, टिल इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ P2 स्टार इज अटेन्ड, ठीक है, एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू Q2 स्टार। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहले आपका इनिशियली जो है, इनिशियली आपका Q1 स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, P1 स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस है, लेकिन अगर सपोज राइज इन डिमांड हो गया, इंक्रीज इन डिमांड हो गया, तो आपका योर डिमांड का विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो उस पे अगर उसी प्राइस पे हम रहेंगे, P1 स्टार पे ही देखेंगे, तो क्वांटिटी सप्लाइड Q1 स्टार है, क्योंकि सप्लाई का उतना ही है उस प्राइस पे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उस प्राइस पे Q3 हो गई, तो ज़्यादा देयर इज एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, so there will be competition among buyers which will push up the price, तो प्राइस पुश होगा, so there will be contraction of demand and extension of supply। तो हम कहाँ पर जाएंगे, जहाँ P2 स्टार प्राइस था, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू Q2 स्टार, ठीक है। और इस प्राइस पे योर एक्सेस डिमांड इज एलिमिनेटेड।
इस प्राइस पे एक्सेस डिमांड है, जो कि एक्सेस डिमांड जनरेट हुई थी वो एलिमिनेट हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आप सिमिलरली जो है इसका एक्सेस इन डिक्रीजिंग डिमांड वाला केस जो है डिस्कस कर सकते हैं, वो नोट्स में भी दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चेंज इन डिमांड कर्व, हमने डिमांड कर्व को शिफ्ट किया, तो शिफ्ट क्या हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड का मैंने मैकेनिज्म समझा दिया, सिमिलरली आप डिक्रीज इन डिमांड का भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको एक सप्लाई वाला बता देता हूँ। तो सेकेंड कुड बी चेंज इन सप्लाई, सेकेंड कुड बी चेंज इन सप्लाई। सो चेंज इन सप्लाई का मतलब देयर कुड बी इंक्रीज इन सप्लाई, there could be increase in supply which will result in a rightward shift। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि अगर सपोज टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो गई और वो लेस कॉस्टली हो गई, rightward shift in supply curve and decrease in supply, so there is suppose a leftward shift in supply curve, a leftward shift in supply curve। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, so let me discuss first case of increase in supply। which is due to factors other than the own price of the commodity। for example, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस हो गया तो हर प्राइस से जो प्रोड्यूसर है ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार है। तो वही सेम डायग्राम, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस, ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है। दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि हर प्राइस पे कंज्यूमर जो है, तो यू कैन कॉल इट ईदर एज अ राइटवर्ड शिफ्ट और अ डाउनवर्ड शिफ्ट। आपको ये दोनों ही तरीके सही होते हैं कि आप इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो और आप इसको जो है डाउनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका ये सप्लाई कर्व एस से एस प्राइम हो गया, सप्लाई कर्व बढ़ गया। तो अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं, तो अगर प्राइस P1 स्टार ही रहता तो P1 स्टार पे क्वांटिटी सप्लाइड तो Q1 स्टार है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कर्व नहीं चेंज हो रहा है ना, तो क्वांटिटी डिमांड तो Q1 स्टार है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड Q प्राइम है, क्वांटिटी सप्लाइड Q प्राइम। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि डिमांड का आपने डी ही लेना है, तो उस पे P1 स्टार पे कितना डिमांड हो रहा है, Q1 स्टार, लेकिन सप्लाई का अब एस नहीं है, एस प्राइम है, तो उस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, Q प्राइम क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। तो यानी कि आप इसको देख सकते हो, तो Q प्राइम ज़्यादा है Q1 स्टार से, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, दैट मीन्स देयर इज एक्सेस सप्लाई। अगर एक्सेस सप्लाई है तो एक्सेस सप्लाई का मतलब देयर विल बी कंपटीशन अमंग एक्सेस सप्लाई, बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई है, तो किसके बीच में कंपटीशन होगा, देयर विल बी कंपटीशन अमंग सेलर्स। वो चाहेंगे कि मैं अपनी जो है अनसोल्ड स्टॉक्स को बेच दूँ। ठीक है, तो कंपटीशन अमंग सेलर्स होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा, उसकी वजह से प्राइस विल फॉल। तो प्राइस अगर फॉल होगा तो आप डिमांड कर्व में देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व में देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, जब तक आप नई इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं आ जाते, जहां पर आपकी जो है एक्सेस सप्लाई जो निकली थी वो एलिमिनेट हो जाती है। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस है P2 स्टार, जहां पर पुराना डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक्सेस सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी सोच सकते हो कि इनिशियली इक्विलिब्रियम प्राइस P1 स्टार था, अब क्या हुआ, अब सप्लाई बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ गई तो ऑब्वियसली प्राइस कम ही होना चाहिए, क्योंकि डिमांड उतनी है। तो किसी चीज़ की डिमांड कर्व तो चेंज नहीं हो रहा ना, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई बढ़ गई, तो आपने बस इसको मैकेनिज्म समझाया है कि कैसे वो हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर, तो दीज आर क्लियर ना। इसमें तो लास्ट टॉपिक है